कोरोना का बढ़ता ग्राफ एक बार फिर लोगों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए चिंता का सबब बन चुका है। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 5% तक पहुंच चुका है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट देखा जाए तो 4.29% तक ये पहुंच गया है। तो अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या कोरोना का ये बढ़ता ग्राफ टेंशन की बात है? क्या एक बार फिर से देश में मास्क युग लौटने वाला है? क्या लगातार बढ़ते आंकड़े चौथी लहर की आहट है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि मौतों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की मौत हुई है। और मौतों के इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा 9 मौतें दूसरी और तीसरी में कोरोना का हॉटस्पॉट रहे केरल में हुई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसी के चलते बैठकों का दौर भी जारी है और कोशिशें भी यहाँ पर हो रही है कि किस तरह से इस पर नियंत्रण लाया जाए, किस तरह से तैयारी की जाए, लेकिन इस बार आफत जिंदगी पर भारी ना पड़े। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे इसी लौटती आफत के बारे में और हमारे साथ इसको लेकर खास मेहमान भी जुड़ गए हैं पैनलिस्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले कोरोना का ताज़ा अपडेट जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित की ओर। तो समीर, ये बताएं कि एक बार फिर से कोरोना की जो आहट है वो सर उठाती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में हम देख रहे हैं कि केसेस की तादाद जो है वो बढ़ रही है। ताज़ा अपडेट क्या है इसको लेकर आपके पास? देश में कोविड संक्रमितों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे सरकार की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। यही वजह है कि सरकार अब अपने अपने स्तर पर नई गाइडलाइंस जारी कर रही है ताकि इस बड़ी लड़ाई में स्थिति काबू में बनी रहे। पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए कोविड संक्रमितों के मामले देश भर में सामने आए हैं। अगर टोटल कोविड एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो वो करीब 50,000 तक पहुंच गए हैं। डेली पॉजिटिविटी दर 5% का आंकड़ा पार कर गई है, जिसने ये साफ दर्शाता है कि कोविड फैलने की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में अगर कुछ राहत की बात है तो यही कि हॉस्पिटलाइजेशन दर, यानी कि कोविड संक्रमितों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जो संख्या है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, वो काबू में है। और यही सरकार यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कहता भी आ रहा है कि कोविड का जो नया सब वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलता जरूर है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। हॉस्पिटल जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की जरूरत है। और अब स्थिति ये है कि जिस रफ्तार से कोविड फैल रहा है, सभी राज्य सरकारें, यहाँ तक कि कई अथॉरिटीज अपने अपने स्तर पे नई गाइडलाइंस, नए कदम उठा रही है। मसलन दिल्ली सरकार की तरफ से आप देखें तो जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ कहा है कि स्कूलों को लेकर के, बच्चों को लेकर के नई गाइडलाइन राज्य सरकार जल्द जारी करेगी। गाजियाबाद अथॉरिटी ने भी अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट, कई अस्पतालों की तरफ से भी गाइडलाइन है कि मास्क लगाना अनिवार्य है और कोविड एप्रोप्रिएट नियम का पालन करना ही होगा। यहाँ इन सबके बीच में कई राज्य ऐसे हैं जहां कोविड फैलने की रफ्तार बहुत ज्यादा है, तेजी से बढ़ रही है। मसलन दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और यहाँ पर इस वक्त राज्य सरकारें सतर्क हैं। जो अब तक की सरकार की, केंद्र सरकार की नीति रही है टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति को, उसको और प्रभावी तौर पर लागू करने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर के यही संदेश बड़ा दिया जा रहा है कि स्थिति भले ही कोविड फैलने की स्थिति बहुत तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। और कोविड के लिए जो जरूरी नियम है उसको पालन करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखने में मदद कर पाएंगे। शुक्रिया समीर तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। तो क्लियरली घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए जुड़ते हैं हमारे पैनलिस्टों से और जानते हैं उनसे कि कितनी गंभीर है ये सिचुएशन और जो केसेस में लगातार बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, क्या ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा संकट का भी रूप क्या ले सकती है। डॉक्टर गौतम भंसाली, मेंबर कोविड टास्क फोर्स, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नवीन सूद, धर्मशिला हॉस्पिटल, डॉक्टर पंकज वर्मा, नारायण हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर गौतम, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि जिस तरह से रोज़ाना हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो बढ़ रही है, अब तो मौतों का आंकड़ा भी हम देख रहे हैं कि ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी गंभीर स्थिति है ये आप हमको बताएं। जी कविता, गंभीर स्थिति नहीं है बिल्कुल भी। इसमें कोई डरने की, घबराने जैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्सपेक्टेड था कि नंबर ऑफ केसेस थोड़ा सा मार्च एंड अप्रैल में बढ़ सकते हैं और हो सकता है कि मई के दूसरे सप्ताह तक अपने पास केसेस बढ़े हुए रह सकते हैं। नंबर ऑफ केसेस जितने आज आ रहे हैं 10,000, 11,000 पूरी कंट्री के अंदर, हो सकता है कि बढ़ के 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकता है, लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा हो सकती है, बट लेथल रेट
या पोटेंसी जो है इस वायरस की बहुत ही कम है। अधिकतर पेशेंट जो है 98.9% पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक, और या कह सकते हैं कि ये दूसरा जो सीजनल फ्लू होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, उसी टाइप के केसेस है। सो इसको लेके बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हमको नंबर के पीछे नहीं भागना है कि कितने नंबर बढ़ गया, आज 5,000 आ गया, 10,000 आ गया, 25,000 आ गया। बिल्कुल भी नंबर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर हम काउंट करें डेंगू, मलेरिया, उनके केसेस शायद इससे ज्यादा होंगे। अगर हम देखें कि स्वाइन फ्लू के केसेस जो इतने पहले आया था, अभी भी केसेस उसके आ रहे हैं, वो शायद इससे ज्यादा हो रहे होंगे, लेकिन उनके हम नंबर काउंट नहीं कर रहे, इसके नंबर काउंट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा डरने जैसा लग रहा है। बट मेरे हिसाब से किसी को भी इसमें डरने की, घबराने की, पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने भी कह दिया, लेकिन आपके जवाब में ऐसे कई सारे पहलू हैं जिन पर हम आगे चल के इस शो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वेरिएंट के बारे में मुझे जानना है डॉक्टर नवनीत। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो सिम्टम्स हैं, और डॉक्टर गौतम ने भी कहा कि काफ़ी एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम्स इसके थोड़े से हल्के हैं, वायरल जैसे ही हैं, लेकिन बहुत लंबा ये इन्फेक्शन अब की बार चल रहा है। किस तरह के वेरिएंट की हम अब की बार बात कर रहे हैं, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वायरस म्यूटेट होता है, तो फिलहाल म्यूटेट होके इसका ये कौन सा वेरिएंट है? और ये भी कहा जाता है कि जब भी म्यूटेशन होती है तो तब वायरस की जो अग्रेसिवनेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। समझाएं हमको डॉक्टर नवनीत कि किस तरह का वेरिएंट है और क्यों हम इसको कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा जानलेवा नहीं है। देखिए, एक नॉर्मल कोर्स रहता है वायरल डिजीज का। अगर आप याद करेंगे तो आज से 10 या 11-12 साल पहले जब मैं एक रेजिडेंट था, तब H1N1 का एक बहुत ऐसा ही एक आया था, एंडेमिक नहीं था वो, बट वो हमारे लेवल पे, एपिडेमिक लेवल पे हुआ ही था इस एरिया में। और उसके बाद H1N1 आता है जाता है, मतलब पर उसके वेरिएशंस, जो म्यूटेशंस हैं, वो धीरे धीरे करके क्योंकि आपकी बॉडी में भी काफी इम्यून सेल्स बन जाते हैं और एक हर्ड इम्यूनिटी टाइप का सोसाइटी में भी आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एक इसमें बस चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो स्पेसिफिकली एल्डरली हैं और जो बच्चे हैं और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, या जिनके और ऑर्गन्स के लिए सीकेडी या किडनी के जो पेशेंट्स हैं, या हार्ट के पेशेंट्स हैं, या जो लंग्स के क्रोनिक पेशेंट्स हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अभी तो कि वेरिएंट अगर इतना डेंजरस नहीं भी है नॉर्मल लोगों के लिए, बट इन लोगों के लिए तो माइल्ड इन्फेक्शन भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल चिंता ना करें उसकी, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो मेरे ख्याल से सबको रखना ही चाहिए। आपको हो सकता है कुछ ना हो, पर आपके घर में एल्डरली लोग रहते हैं 80s में, 70s 80s की एज ग्रुप में, उनको अगर होगा तो उनकी इम्यूनिटी वैसी नहीं है जो इस टाइप के वेरिएशन को भी झेल पाए। हालांकि एक हर्ड इम्यूनिटी अगर एक सोसाइटी के लेवल पे आ गई है, तो आप ये देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको ऐसे वेरिएशंस आते रहेंगे, म्यूटेशंस आते रहेंगे, और कुछ केस बढ़ेंगे, फिर वो नेक्स्ट म्यूटेशन जब आएगा तब फिर कुछ केस बढ़ेंगे। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, बट मैं इतना ही कहूंगा कि जो वल्नरेबल ग्रुप हैं वो अपना ध्यान जरूर डेफिनेटली रखें। चलिए, थोड़ा सा विस्तार से हम जो वल्नरेबल ग्रुप्स की बात की है, या जो कोमॉर्बिड हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे आगे चलकर। लेकिन डॉक्टर पंकज, हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को हमें समझाइए, क्योंकि अधिकतर लोगों ने 2 वैक्सीन्स ले लिए हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन वैक्सीन्स का भी जो असर है वो 6 महीना 8 महीना तक ही रहता है। जहाँ तक बूस्टर डोज की बात है, हमें पता है उसका रिस्पॉन्स इतना खास नहीं रहा है। इनफैक्ट बूस्टर डोजेस लोगों ने लगवाई भी नहीं है, और बहुत सारी एक्सपायर होकर बाजार से चली भी गई हैं। तो अब ऐसे में जब इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, वो अब किस तरह की इम्यूनिटी हमारे अंदर रहेगी? क्योंकि वैक्सीन जो आपने लगाई थी वो भी अब बहुत समय हो गया है लगाकर, बूस्टर अगर आपने अभी ली नहीं है, तो आप कितने वल्नरेबल हैं इस इन्फेक्शन से? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का हम बात करें, अगर हिंदी में समझें, हर्ड का मतलब होता है भीड़, यानी क्राउड, यानी जितना ज्यादा लोगों के अंदर, अगर हम माने किसी भी वैक्सीन की इम्यूनिटी को लेके, तो लगभग अगर 80% या इवन 70% पॉपुलेशन भी फुली कवर्ड या वैक्सीनेटेड हो जाती है, इसका मतलब ये है कि लगभग सभी के अंदर ग्रेजुअली वो डेवलप इम्यूनिटी हो जाएगी, जो कि उस वायरस से लड़ने की क्षमता आपकी बॉडी को दे दे। तो ये जो इम्यूनिटी होती है, जैसा कि हमने देखा है कि हमारा जो वैक्सीनेशन इंडिया में हुआ है वो बहुत ही अच्छे स्तर पे हुआ है,
तो ये एक बहुत ही अच्छी उम्मीद जगी है हमारे अंदर कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी है, यानी अधिकतर पॉपुलेशन जो वैक्सीनेटेड नहीं है या फुली कवर्ड नहीं है, उन लोगों में भी क्योंकि अधिकतर पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, वो इम्यूनिटी आपके अंदर डेवलप होगी और ग्रेजुअली जो आपकी बॉडी में इस वायरस का या कोरोना का जो असर है वो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में हमने देखा। तो इस इम्यूनिटी का मतलब यही है। एंड रिगार्डिंग बूस्टर डोज, जैसा कि हमने देखा कि अभी जो वेरिएंट हैं कोरोना के, अभी ओमाइक्रोन जो वेरिएंट हैं, पूरे वर्ल्ड में लगभग 500 या 600 से ज्यादा वेरिएंट आ रहे हैं। एंड बेसिकली कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये सदियों से हमारे ह्यूमंस के साथ मौजूद है। बस ये जो म्यूटेशन हुआ था जिसको हम सीवियर एंटीजेनिक शिफ्ट बोलते हैं, वो इतना ज्यादा नया हुआ जिसके प्रति कोई भी इम्यून नहीं था। बट धीरे धीरे इन्फेक्शन के माध्यम से, कोरोना के माध्यम से, वैक्सीन के माध्यम से सबके अंदर धीरे धीरे उससे लड़ने की क्षमता जगी है। एंड यही ग्रेजुअली अगर हम उस लेवल पे पहुंच जाएं जहां पे हमारी बॉडी में इस वायरस का इन्फेक्शन तो हो लेकिन ज्यादा वो असर ना करे, जो कि हो भी रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पूरे पर्यावरण, हमारे पूरे पॉपुलेशन में वो जो हर्ड इम्यूनिटी है वो आ गई है। इन दैट केस इसलिए हमने बोला क्योंकि वेरिएशन ज्यादा है, म्यूटेशन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा बूस्टर का इफेक्ट नहीं हो रहा है। पर हाँ, खास करके जैसा कि सर ने बताया, डॉक्टर नवनीत ने बताया, जो लोग रिस्क पे हैं उन्हें डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर डाउट है तो अपने लेवल बॉडी ब्लड में कोविड की एंटीबॉडी जो हमने वैक्सीन लगाई है वो कितनी डेवलप हुई है आप वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इस अभी जो वापस से जो केसेस बढ़े हैं उस केसेस में आपको बस जो लोग रिस्क पे हैं उन्हें ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके लिए एक छोटा सा इंसल्ट भी, छोटा सा हिट भी बड़ा साबित हो जाता है। क्योंकि बॉडी में बुजुर्ग लोगों में या डायबिटिक लोगों में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में उतनी लड़ने की क्षमता नहीं होती है जितनी कि आम लोगों में होती है। तो बस हमें उस चीज का ध्यान रखना है। ये ध्यान रखें कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है या अगर आप रिस्क पे हैं तो घर में जो लोग रिस्क पे हैं उनके संपर्क में ना आए। एंड अपने आप को जितना जल्दी आप आइसोलेट करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे, जितना ज्यादा मास्क पहन के आप भीड़ वाली जगह पे जाएंगे, अपने जॉब पे जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम इस चीज को जो हमारे नंबर बढ़ रहे हैं उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा हम बात कर रहे हैं क्योंकि नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर गौतम, मुझे आपसे एक चीज़ समझनी है। जो नंबर हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं वो नंबर्स हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। क्या ऐसी भी संभावना है या ये भी कोई गुंजाइश निकलती है कि केसेस इससे ज़्यादा हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज वो टेस्ट नहीं हो रहे हैं इसीलिए वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं? डेफिनेटली कविता जी, हो सकता है कि नंबर इससे कई गुना ज्यादा हो, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता है कि हमें कोई तकलीफ हो नहीं रही है, हल्का सा माइल्ड है, सिम्टम टाइप का है, प्लस जैसे सर्दी जुकाम बुखार नॉर्मल लोगों को होता है उसी टाइप का ये इसमें भी सिम्टम सारे ऐसे हैं। सो काफी लोग टेस्ट करवा भी नहीं पा रहे और करवा भी नहीं रहे, जबकि टेस्ट की अवेलेबिलिटी सब जगह। मुंबई में हमारे पास में 70 लैब जो कोविड में काम कर रही थी, अभी भी वो लैब काम कर रही है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल ऑल्सो। सो यस, नंबर थोड़े से ज्यादा बड़े हुए हो सकते हैं, इन्फेक्टिविटी भी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन टेस्ट नहीं करवा रहे क्योंकि लोगों को भी लगता है कि इससे कुछ ज्यादा खतरा हो नहीं रहा। अधिकतर लोग वैक्सीनेटेड है, मास्क का भी यूज कर रहा है। सो वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से टेस्टिंग कम हो रही है और नंबर ऑफ केसेस भी अपन को कम मालूम पड़ रहे हैं, बट ज्यादा हो सकते हैं। पर फिर भी ऐसे लोग जिनको सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो रही है उनको हम हिदायत दे रहे हैं, चाहे वो कोविड है चाहे नहीं है, उनको मास्क पहन के रखना चाहिए। मास्क सबसे बड़ा वेपन है इस चीज के संक्रमण को और आगे फैलने से रोकने की। अब ऐसे में डॉक्टर नवनीत, अगर आपको अब की बार जो कोरोना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको अगर कोविड हुआ है तो ये कितनी चिंता की बात है आपके लिए? आपको पहले भी अगर कोविड हो चुका है, इस लहर में भी अगर मैं इसको लहर बोल सकूं, अभी भी आपको हुआ है, तो आने वाले दिनों में एक बार ठीक होने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस किस तरह के टेस्ट आपको कराने हैं? क्योंकि हमने देखा कि पिछले समय जिनको कोरोना हुआ है उनके जो लॉन्ग कोविड सिम्टम्स थे उसका इम्पैक्ट उनके लंग्स पर हो रहा है, उनकी ब्रीदिंग पे हो रहा है, उनके दूसरे बॉडी ऑर्गन्स पे हो रहा है, हार्ट पर भी असर पड़ रहा है। अब अगर आपको कोविड हो जाता है तो ये स्थिति, ये सिचुएशन और कितनी चिंताजनक बन जाती है आपके स्वास्थ्य के लिए? देखिए, एक चीज तो इसमें ये है कि कुछ लोग आप पाएंगे जिनको हर वेव में कोविड हुआ,
और कुछ लोग होंगे जिनको शायद 1 या 2 बार ही हुआ। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे सिर्फ एक ही बारी ओमिक्रॉन वाली जो वेव आई थी पिछले साल जनवरी के आसपास में, उस वक्त कोविड हुआ था और नहीं हुआ। बट मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हमारे साथ में कोलीग्स भी हैं जिनको हर वेव में कोविड हुआ। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका हर वेव में कोविड हो रहा है तो एक इंडिकेशन तो आप ये मान के चलिए कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज तो है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इम्यून स्टेटस खराब है, बट जनरल इम्यूनिटी से आपकी थोड़ी इम्यूनिटी कम तो है। अब उसको बढ़ाने का आप अपना विचार कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल तो सबको पता ही है। और दूसरा है कि मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको उन टाइम में भी लेना चाहिए जब आप जब ये कोविड की वेव्स नहीं चल रही हैं, कि आपका बाकी जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस भी थोड़े ज्यादा ही हैं। जहां तक रही कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो लंग पे, या बहुत सारे लोगों को डायबिटीज भी हुई उसके बाद भी, तो मेरे ख्याल से जिनको अभी इन्फेक्शन हुआ है और या कोई भी इन्फेक्शन जब भी होता है कोविड का, उसके बाद एक अपना नॉर्मल जनरल चेकअप जरूर करवाएं। स्पेसिफिकली शुगर, थायराइड, जो नॉर्मल चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों की उभर के आई थी जब कोविड की इन्फेक्शन हुई थी उनको। जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी थे जिनको पता ही नहीं था कि मेरे को शुगर है। अब ये हम भी नहीं बता सकते थे कि वो शुगर कोविड की वजह से, वो तो मैटर ऑफ स्टडी है कि वो उसकी वजह से हुआ कि वो पहले से ही था, अनडायग्नोज था। लंग के जो लीजन्स हैं हमारे, वो आईएलडी जैसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, आईएलडी या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। उसके पेशेंट्स अब तो खैर मेरे पास जो वेव्स के पेशेंट थे वो 1-1 साल तक आए थे, जो बहुत सीवियर ऑक्सीजनेशन की प्रॉब्लम थी। अब वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पर फिर भी जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है या जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको एक बार पल्मोनोलॉजिस्ट से चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेजेस में या थोड़े कम लेवल की अगर इंटरस्टिशियल प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप इनिशियली पकड़ लेंगे तो उसका क्योर भी हो जाएगा। अगर बहुत एडवांस डिजीज होता है तो उसका क्योर नहीं हो पाता है, उसको फिर हम कंट्रोल ही कर पाते हैं ज्यादा, कुछ एक लेवल ऑफ डैमेज लंग में रह जाता है। सेम ही कंडीशन हार्ट की भी है। आपको बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनके हार्ट में जो क्लॉटिंग का इशू तो था ही जब हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स हुए थे। तो मेरा बस एक यही होगा कि अगर कोविड आपको हो रहा है इन्फेक्शन, तो हर इन्फेक्शन के बाद एक बार अपना जनरलाइज चेकअप स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हार्ट, लंग्स एंड क्लॉटिंग प्रोफाइल वो जरूर करवाइए, ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट अगर होना है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। एब्सोल्युटली, ये आपको 3 महीने 6 महीने में एक फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। एक फॉलोअप के तौर पे आपको ये कराना होगा, खासतौर से अगर आपको कोविड हुआ है 1 से ज़्यादा बार, और अगर एक बार भी हुआ है तब भी आप ये सुनिश्चित करें कि कम से कम 6 महीने में एक बार तो अपना फुल बॉडी चेकअप कराएंगे। लेकिन डॉक्टर पंकज, 14 दिन कहा जाता है कि इन्फेक्शन रहता है कोविड का, लेकिन अब जो केसेस सामने आ रहे हैं, या अगर मैं इसको वायरल इन्फेक्शन कह सकूं, ये काफ़ी लंबे चल रहे हैं। जैसे कि अगर हम खांसी की बात करें तो वो तो महीना भर चल रही है। लोगों को अगर जुकाम हो रही है तो वो ऐसा नहीं है कि 7 दिनों बाद हम उसमें कुछ हल्कापन देख रहे हैं। क्या अब की बार जो कोविड हो रहा है वो 14 दिन से ज़्यादा हो रहा है, या ये क्लियरली आपकी इम्यूनिटी की बात है? अगर इतना लंबा आपके साथ इन्फेक्शन रह रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अभी जो केसेस जिनको लंबे समय तक खांसी या जुकाम रहा, उनको बेसिकली इन्फ्लुएंजा का जो वेरिएंट है ए का, H3N2, वो H3N2 वायरस की वजह से वो इन्फेक्टेड हुए थे, जो कि दिल्ली एनसीआर और पूरे इंडिया में हमने केसेस काफी ज्यादा इस पिछले 3 महीनों में देखे हैं। इतनी लंबी खांसी के पेशेंट काफी सालों बाद इस तरह से देखे गए हैं, बिकॉज ऑफ अगेन वो एक नया वायरस था इन्फ्लुएंजा, जो कि पहले से ही मौजूद है, लेकिन H3N2 का जो नया जो वेरिएंट आया, जिस वजह से ये तकलीफ हुई। लेकिन कोविड में, कोरोना में ऐसा नहीं है, बल्कि पहले से कम हुआ है। पहले जिन लोगों का इन्फेक्शन हम बोलते थे कि 14 डेज तक रह सकता है, अब इस बार जो हम देख रहे हैं वो काफी माइल्ड हैं, और 5 से 7 दिनों के बाद उनका कोविड नेगेटिव हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम 5 दिन या 7 दिन तक हम जरूर बोलते हैं कि आप आइसोलेशन में रहिए, और अगर आपको बाहर निकलना है किसी कारणवश तो अपना कोरोना का जांच करवा के वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या उसका सीटी वैल्यू कितना है, उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं।
लेकिन जो हमने इस तरह से अभी जो वायरस हमने देखा सीजनल फ्लू में देखा, जिसको हम H3N2 की वजह से लंबे समय तक वो बीमार रहते हैं, लेकिन बीमार रहने का ये मतलब नहीं है कि वो लंबे समय तक इन्फेक्टेड हैं या दूसरों को उनसे इन्फेक्शन होने का रिस्क है। आमतौर पर वायरस का जो इन्फेक्शन साइकिल होता है वो 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 7 दिन तक वो फैलता है दूसरे लोगों में, लेकिन उसके बाद आपके शरीर की इम्यूनिटी के हिसाब से आप में उसके लक्षण दिखाई तो देते हैं, जैसे लंबे समय खांसी रही, लेकिन वो बाकी लोगों को नहीं फैलता है। तो मैं ये कहूंगा कि अच्छी बात है कि कोरोना का इन्फेक्टिविटी जो पीरियड है वो पहले से कम हुआ है। पहले जो 14 दिन का था, अब वो 5 से 7 दिन तक ही लिमिटेड है या मैक्सिमम 10 दिन। डॉक्टर गौतम, मुझे अब आपसे ये समझना है कि तैयारी के लिहाज से हम कितने तैयार हैं। आपने अपने शुरुआत के जवाब में कहा कि आने वाले कुछ और 10-15 दिनों तक, और सरकार ने भी ये कहा है कि हम कोविड के केसेस में बढ़ोतरी देख सकते हैं और उसके बाद हो सकता है कि केसेस में कमी भी आनी शुरू हो जाए। लेकिन क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो डेथ्स हैं उनके भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो अगर हम ऐसा मान के चलें कि अब ये केसेस बढ़ रहे हैं और इतनी डेथ्स हम देख रहे हैं, कितने तैयार हैं हम इन टर्म्स ऑफ कोविड केयर जो पहले हॉस्पिटल्स में था? क्या हम तैयारी एक चौथी लहर के मद्देनज़र कर रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी तक उतनी बात नहीं बिगड़ी है लेकिन हाँ तैयारी चल रही है? क्या कहेंगे? जी कविता, पहले तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ कि ये कोई लहर नहीं है, ये थोड़े बहुत सर्ज है, स्पाइक है, जो कभी मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, कभी दिल्ली में मिलेगा, कभी चेन्नई में मिलेगा, कभी केरला में मिलेगा, कभी जयपुर में मिलेगा। सो मुझे नहीं लगता कोई लहर आने वाली है, लहर है, ये एक तरह का सर्ज है। फिर भी कोई भी अनटूवर्ड सिचुएशन नहीं हुए, उसके लिए हम लोग पहले से तैयार है। 2 दिन पहले हमने हमारे यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में प्लस बाकी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो मुंबई के हैं, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी थी उसके हिसाब से हमने मॉक ड्रिल भी किया। मॉक ड्रिल करने का बेसिक मकसद हमारा ये था कि अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करें या क्या हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए, तो वो सब चेक करने के लिए हमने आइसोलेशन वार्ड, कोविड आईसीयू वो सब तैयार करके रखे हैं। प्लस अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने बेड जो है वो ऑक्सीजनेटेड बेड रखे हैं। तो ये सारी तैयारी करने की, प्लस इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है रेमडेसिविर, स्टेरॉइड, टोसिलिजुमेब, जो भी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, वो मेडिसिन की कोई कमी तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है, वो सारी चीजों का सारा मॉक ड्रिल में 2 दिन पहले तैयारी चेक करके देखा है। वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि हमारे पास हेल्थ केयर स्टाफ, प्लस इसके अलावा कोई भी सिचुएशन होती है तो उससे टैकल करने के लिए वी ऑल आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। बट मेरा बार बार रिक्वेस्ट सबसे यही है कि जो भी एल्डरली पेशेंट है, जो भी कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स है, प्लस इसके अलावा जिनको भी सर्दी जुकाम बुखार होता है, खांसी होती है, उनको मास्क पहनना चाहिए, अभी से शुरू कर देना चाहिए। प्लस भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। हमने ऑलरेडी अधिकतर हॉस्पिटल में भी ये प्लान कंपल्सरी मास्क चालू कर दिया है। पर अब तक जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है उनको जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज लेना चाहिए। वैक्सीन की वजह से ही हमारे यहाँ पे ओमिक्रॉन वेव बहुत ही माइल्ड रही थी, और अगर कभी और कोई भी सर्ज या स्पाइक आता है तो वैक्सीन की वजह से वो हम लोग बहुत ही सुरक्षित रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज लेना चाहिए। ऑलराइट, बूस्टर डोज से आपने कहा कि लेना चाहिए, तो डॉक्टर नवनीत, ये बूस्टर डोजेस क्या सब जगह सभी राज्यों में अभी अवेलेबल है? क्या स्थिति है बूस्टर डोज की? क्योंकि बीच में कहा गया था कि ये अब नहीं मिल रहे हैं, तो क्या ये वापस से मिलने शुरू हो चुके हैं, और जो मिल रहे हैं वो एक नया बैच है जो रिलीज हो चुका है? बूस्टर डोजेज जो है वो लास्ट बैच के ही अवेलेबल हैं। जो नया वेरिएशन आया उसके तो भी वैक्सीनेशन नहीं बनेंगे, बट वो हर वेरिएशन के वैक्सीनेशन बनेंगे भी नहीं। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लिया है उनको तो लेना ही है। जहां तक कि हम लोगों का है, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या बाकी लोगों ने जिन्होंने पूरे बूस्टर ले लिए थे, उसका भी कोई रिकमेंडेशन ऐसा नहीं आया कि एक फर्दर बूस्टर डोज की जरूरत है कि नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, मेरे ख्याल से अब काफी लोगों को नेचुरली इन्फेक्शन भी हो चुका है, वो भी एक सॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशन ही आप समझ लीजिए। अगर वो हुआ है तो वो भी आप एक डोज ऑफ वैक्सीनेशन ही है, एक तरीके से फॉर अ लेमैन बोल सकते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं लिया है बूस्टर डोज वो जरूर ले लें, और बाकी लोग जो हैं वो मेरे ख्याल से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, वो इज सफिशिएंट फॉर दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन। बहुत अभी जैसा बाकी पैनलिस्ट ने भी बोला है, बहुत सिग्निफिकेंटली सीवियर इन्फेक्शन, अभी भी हमारे पास भी जो केसेस एडमिटेड थे वो
वो भी 1 या 2% एडमिट हुए हैं, बाकी सब ओपीडी बेसिस पे या इमरजेंसी से ही डिस्चार्ज कर दी गए। तो कोई सीवियर इन्फेक्शन के केसेस अभी बहुत ज्यादा नहीं है हमारे को दिख रहे हैं। डॉक्टर पंकज, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल हम कैसे रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होगा अब ऐसे में। ऑब्वियसली आप सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क एक बार फिर से आपकी ज़िंदगी में लौट जाने चाहिए। लेकिन अब अगर अपनी इम्यूनिटी को लेकर किसी को चिंता है, बीच में जब कोविड हुआ तो हमने देखा कि ऐसी बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ लोगों ने लेनी शुरू कर दी, प्रेस्क्राइब भी हो रही थी, लेकिन अब क्या करें? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इम्यूनिटी होती है, जो भी किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी कितनी ताकत है उसको डिसाइड करती है। एंड उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, हेल्दी डाइट लें, खान पान आपका सही हो, कोई भी चीज़ें जो नुकसानदायक हैं या फिर जंक फूड हैं वो तो जितना हो सके अवॉइड करें। विटामिन डी लेवल प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन योर इम्यूनिटी। अपना विटामिन डी लेवल चेक करें, सन एक्सपोजर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपना जो विटामिन डी के सैशे या कैप्सूल्स आते हैं वो डेफिनेटली लें। एंड साथ में अगर आपकी कोई भी लंबी बीमारी है तो उसको ध्यान दें कि वो कंट्रोल में रहे। अगर आपको डायबिटीज है तो मेक श्योर करें कि वो आप उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि जितना ज्यादा वो कंट्रोल के बाहर होगा उतनी ही आपकी इम्यूनिटी वीक जाएगी। इसी तरह जो लोग बुजुर्ग हैं वो अपने खान पान का ध्यान रखें, फिजिकली एक्टिव रहें, योगा करें, प्राणायाम करें। ये काफी ज्यादा आपके लंग्स की जो आपकी है एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफी ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं आपके लंग्स की ताकत को बढ़ाने के लिए। अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। एंड साथ ही जितना हो सके अपनी जो मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उनको टाइम पे लें, उनको मिस ना करें। एंड जो भी मल्टीविटामिन्स हैं यूजुअली हम रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप फ्रूट्स, जो भी फल मौजूद हैं, जो भी सीजनल फल हैं, अगर आप टाइम पे खाते हैं, जितना ज्यादा उनको टाइम पे लेंगे, जितना ज्यादा आपकी स्लीप एडिक्वेट रहेगी, क्योंकि स्लीप आजकल लोगों का काफी ज्यादा गड़बड़ है। जितना टाइम पे और सही टाइम पे आप सोएंगे उतना ही ज्यादा आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि आपकी बॉडी को हीलिंग का टाइम मिल जाता है रात को, तो वो आपको मिलेगा, तो आपकी इम्यूनिटी वुड बी बेटर। एंड जितना हो सके अपना पानी का इंटेक भी एडिक्वेट रखें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो हेल्दी खाएं एंड हाइड्रेशन मेंटेन रखें। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो कि आप अगर लगातार बढ़ रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मास्क लगाइए, पब्लिक प्लेसेस में आप जा रहे हैं मास्क लगाइए, सैनिटाइजर्स एक बार फिर अपने साथ रखना शुरू कर दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है आपको अपनानी चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार। हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल में पहली बार एक नई पहल स्टार्टअप जगत की तरफ। ET Now